इसको हम डिवाइड करें या फिर शुरू कर दें? हाँ, इसको किसने लिखा था? ये स्टीफन। जेम्स स्टीफन। ठीक है, अब शुरू करते हैं। सेक्शन 1 से लेके हम 4 तक जो है वो आपका प्रीलिमिनरी सेक्शन है। उसके बाद आपका 5 से 55 आपका रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। 56 से 100 आपका डॉक्यूमेंट है। और 101 से लेके 166 तक आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है। ठीक है, और आपका 167 आपको मैंने बता दिया पहले ही, आपका ये अपवाद है। ठीक, अब फैक्ट, किसी को पता फैक्ट क्या होता है? फैक्ट क्या? वो जो इंद्रियों हिंदी में द्वारा होता है कि हाँ। बोधगम्य होता है। हाँ। हमारी इंद्रियों द्वारा जो बोधगम्य होगा हाँ, वो फैक्ट। वही जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर हाँ। सकते हैं, टच कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तो आपका होता है फैक्ट। रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है? सुसंगत तत्व, हाँ। मतलब कि सर होता है कि सुसंगत मतलब तत्व। क्रम जुड़ता जाए, एक माला के रूप ले लेगा, चैन के रूप ले लेगा। संव्यवहार। ठीक, एक एक फैक्ट आपस में जुड़ता जाएगा, सारे फैक्ट जुड़ जाएंगे, ये मतलब चैन के रूप में जाएगा, माला के रूप में। इसी बोलते हैं रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। फैक्ट इन इशू, जिस बात पे विवाद होता है जिस बात विवाद है, जैसे कि कोई है मर्डर हुआ है, तो जो उसमें मर्डर हुआ है, जिस घटना मर्डर एक फाइल बनती है ना, तो उस किस पर जजमेंट दिया गया कि ये फाइल किस चीज की थी। जैसे मर्डर का केस है या दहेज का केस है, दारू डेथ का केस है, तो वो जो दहेज या दारू डेथ या मर्डर, वो होता है आपका फैक्ट इन इशू। तो ये सुसंगत तथ्य को ये भी कह सकते हैं कि जो किसी केस में सुसंगत है उसे वो सुसंगत तथ्य है। एकदम कह सकते हैं। अब बात करें आपका सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 अगर आपका ब्रेन है तो सेक्शन 4 आपका हार्ट है। सेक्शन 3 में आपके 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक है प्रूफ, एक है डिसप्रूव, एक है नॉट प्रूव। किसी को कोई बता सकता है ये प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड? किसी को पता है? प्रूफ जो है जितना साबित किया जा रहा है, और डिसप्रूव हुआ है जो साबित नहीं हुआ है, और नॉट प्रूव नहीं जो प्रूफ एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि कोई चीज कोई केस जब होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तथ्य आते हैं। उसमें से क्या होता है कि जो चीजें उस केस से रिलेटेड होती हैं, जो चीजें उसी से रिलेटेड होंगी, उसको ले लिया जाएगा और वो प्रूव हो जाएगा। जो उससे मतलब कि नहीं है उसके ठीक है, लायक है, वो हो जाएगा आपका, जो जिसकी जरूरत ही नहीं, वो आपका नाइदर प्रूफ भी नहीं हुआ है और डिसप्रूव, वो हो जाता है आपका नॉट प्रूफ। अब जो आपका एक हो गया जो हटा दिया गया, किसी कोई मतलब नहीं था, वो हो गया आपका डिसप्रूफ। और एक जिससे कोई मतलब ही नहीं था, इररिलेवेंट था, उसे भी जोड़ दिया गया, तो वो तो आपका हो गया नॉट प्रूफ, डिसप्रूफ और नॉट प्रूफ। उसके बाद जो बच्चा वो आपका हो जाता है प्रूफ, जिससे जो केस से रिलेटेड होता है, जिससे केस की मतलब जरूरत होती है, वो आपका होता है प्रूफ, जिसपे आगे बहस होगी, ठीक प्रोसीडिंग होगा, आपका हो जाएगा वो प्रूफ। इस पर न्यायालय के समक्ष विचार किया जाएगा, हाँ, वो आपका हो जाएगा प्रूफ। फिर आपका आता है सेक्शन 4। इसमें आपका मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और आपका कंक्लूसिव एविडेंस। ठीक, जो आपका सेल्फ प्रिज्यूम मे प्रिज्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, तब आपको मिलता है बेल। और आपका जो कंक्लूसिव एविडेंस होता है, उसी के आधार पे आपको जजमेंट दिया जाता है कि ये कंक्लूसिव एविडेंस था, और उसी बेस पे जजमेंट दे दिया जाता है, जो भी जजमेंट आता है। ये हो गया आपका सेक्शन 4। अब हम बात करेंगे सेक्शन 5 की। किसी को पता सेक्शन 5 क्या है? विवादित तथ्यों का शेयर। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू। ठीक, इसमें कौन कौन सा था? बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे कि जो केसेस प्री डिसाइडेड होते हैं उसको बेस ले लिया जाता है कि पहले ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, इसके बेसिस पे ये चीज हो सकती है। ठीक, बसंत सिंह का एक केस है। जो भी पहले जो केसेस डिसाइडेड होंगे उसी के आधार पे बता दिया जाता है कि ये ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, तो ये होगा। ये आपका हो गया फैक्ट इन इशू, आपका सेक्शन 5। सेक्शन 6 क्या है? एक ही समव्यवहार के होने वाले भागों, सेम ट्रांजैक्शन, इसी को बोला जाता है रेस जेस्टे। ठीक, सेक्शन 6 रेस जेस्टे। कोई इसमें एग्जांपल बताएगा? एक ही पंचम वाला था ना, इसमें क्या होता है कि जैसे कि पंचम का तो केस सर 5 में आया। एक इसमें सर ने बताया था भट्टे का केस। क्या होता है कि एक में क्या किया कि एक मर्डर का केस होता है, फिर वो जाता है ए बी से पूछता है वो कहाँ है, तो बताता है फला भट्टे पे, फिर वो जाता है उसके पड़ोस से पूछ के फिर भट्टे पे जाके फिर मर्डर कर देता है। मतलब वो एक सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट होता है। उनसे पूछा, फिर उनको जाके किया, फिर उनसे मिला, मतलब उसमें ट्रांजैक्शन सेम होना चाहिए। ये आपका था सेक्शन 6। तो इसमें तो आसाराम बापू का केस आ जाएगा।
हाँ इसलिए क्या पूछ आसाराम बापू वाला भी केस पढ़ो। सेक्शन 7 आपका क्या है? वो प्रसंग हेतु और विवादित तथ्यों के प्रसंग हेतु क्या परिणाम मौखिक सुसंगत। जो नहीं। घटना हाँ। कोर्ट होता है, कोर्ट में जो फैक्ट जाएगा, जो घटना एक प्रसंग हेतु, यहाँ पे हेतु के एक में हेतु रहेगा, परिणाम फैक्ट विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट, फैक्ट इन इशू में जो होगा। इसमें क्या होता है, कोई जो पैसे उधार लिए होते हैं, यौवन उपाध्याय। हाँ नहीं समझने के लिए सर ने ज्यादा, दो दोस्त होते हैं, एक ने पैसे उससे उधार लिया था, पैसे उसको दे नहीं रहा था, फिर वो चाय की दुकान पे चाय पी रहा होता, तो फिर उसको देखता है, एक दोस्त बता देता है कि चाय की दुकान पे चाय पी रहा, तो उससे जाता है, पैसे छीन लेता है, लेकिन फिर उसको कोर्ट उतने पैसे वापस कराती है जितना वो पैसा उसका लिया था, बाकी पैसे उसको वापस करा देती है। इसमें क्या क्या प्रसंग है, जो वो पैसे छीन लिया वो प्रसंग था, बाकी जो जजमेंट आया वो आपका परिणाम था, और उधार पैसे लेना वो आप उसका हेतु था। ठीक, अब आता है बात सेक्शन 8। इसमें मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट। इसमें है जो घटना हेतु, तैयारी, आचरण। अब आचरण कैसा हो सकता है? आचरण वो पूर्व का हो सकता है या फिर बाद का भी हो सकता है। ये सबसे पहले इस पर एक एग्जांपल दे देते हैं, पूर्व या बाद का। क्या होता है कि कहीं चोरी, किसी गांव में चोरी की घटना घटित हुई होती है, अब पुलिस आती है छानबीन के लिए, पूछती है, किसी चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में गांव में सुबह जाए चाय की दुकान पे लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ पूछती है पुलिस की यहाँ चोरी हुई, कौन था, थोड़ी बहुत जानकारी लेना चाहती है। उसे क्या पुलिस देखती है कि एक लोग उठ के वहाँ से भागने लगते हैं, वो उनका जो आचरण कि पुलिस ने पूछा नहीं और वो भागने लगे, वो उनका दिखाता बाद का आचरण किया है, इसमें ये संलिप्त है। ये हो गया आपका सेक्शन 8। इसमें सर ने ये भी बताया था कि शायद आईपीसी की सेक्शन 53-54 भी आएगा। ठीक है, इसका जैसे कि इलस्ट्रेशन दिया गया है, खा की हत्या के लिए का विचार दिया गया, ये तथ्य कि गाने की हत्या, खा जानता था गाने की हत्या, खा ने अपनी इस जानकारी के लिए विवेक करने की धमकी देकर उससे, इसमें क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि दो लोग होते हैं, एक लोग जानते हैं इन्होंने सी की हत्या, ए बी सी है, बी जानता है ए ने सी की हत्या की हुई है। अब क्या होता है, जो बी होता है वो ए को बार बार प्रूव कर रहा होता है कि वो जान रहा होता है जो हत्या की है, कि तुम मुझे इतना पैसा दो, नहीं तो मैं ये बात सबसे बता दूंगा। अब क्या होता है कि उसे बार बार प्रूव करते रहते हैं। यहाँ उसके बाद क्या करता है कि ए जो होता है वो बी का भी मर्डर कर देता है। तो यहाँ पे दिखाता है क्योंकि ये पहले का इनका आचरण ऐसा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो बताएगा हाँ, पूरा स्थापन स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण है, इसमें अब्दुल्ला की केस आई थी। हाँ, इसमें सर मतलब बेहतर तो जो मर चुके हैं उन्हें पुनः वापस ले आना हो, जो मतलब जिससे कोई मतलब, लेकिन अगर उसे पुनः जीवित करना कुछ उसका साक्ष्य मिल जाता तो इसमें सर ने दूर का केस बताया था। क्या बोल रहे हो? उसका साक्ष्य कुछ मिल जाता है, हाँ, तो पुनः जीवित होता है केस में। जिसे कोई घटना चोरी हुई हो उसका सामान मिल जाए। सिनात परेड का भी केस है, वो अभी आगे चलेगा। सिनात परेड इसमें नहीं है, परेड होगा आपका नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, तो 9th में नहीं आएगा सर? हाँ 9th में ही आएगा। ये परेड, परेड किसके सामने की जाती है? परेड जो मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट सामने। के सामने। ठीक है, और इसमें बहुत से प्रकाश होता है, आवाज की जाती है, लाश की जाती है, सिनात और वो जो मतलब ले आते खड़े करते लाइन से चिन्ह मतलब कहते हैं इसमें से पहचानो, वो भी मजिस्ट्रेट के सामने की, वो भी एक प्रकार से परेड ही होता है। ठीक अच्छा, है, वो जो पहचान के लिए जाते हैं हाँ होता है। हाँ, मूवीज में देखते होंगे नहीं, दिखाते हैं कि ये लोग कहते हैं इसमें से पहचानो, इसमें से कोई एक था, या जब कोई घटना होती है तो उससे पूछते क्या तुम पहचान लोगे, तो वो भी परेड के अंतर्गत ही आता है। ठीक, ये होगा आपका सेक्शन 9। अब हम बात करेंगे सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है? सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी। षड्यंत्र की गई या कही गई बात, उसने किसी से कुछ कहा हो या उसने किया हो। षड्यंत्र में कितने लोग होने चाहिए? षड्यंत्र में कम से कम 2। कम से कम 2। मेन हम बात बता दे रहे हैं, बाकी तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 क्या है? वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हो कब सुसंगत होंगे। इसमें सर ने एक केस बताया था कि एक क्या करता है कि डेली ऑफिस जाता है और टाइम से आता, लेकिन वो लंच में क्या होता है कि
एक दिन क्या करता है कि उसकी बीवी के 12 बजे मर्डर हो जाता है, लंच टाइम था, और वो क्या करता है उस दिन भी ऑफिस आ रहा था, वो बोलता है कि हम ऑफिस थे, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा और भी चीजें चेक की जाती पता चलता है कि ये लंच के टाइम गायब था, और जो पत्नी की मर्डर हुई थी वो भी सेम टाइम पे हुआ था। तो यहाँ पे वही है कि वे तत्व जो अन्यथा सुसंगत नहीं थे कब सुसंगत हो गए। उसने बताया कि हम तो ऑफिस में थे, लेकिन उसी टाइम उसकी घटना हुई, ये देखा गया जिस टाइम ड्यूरेशन में ये नहीं था उस टाइम ड्यूरेशन में क्या ये घर जाके ये अपनी पत्नी की हत्या कर सकता है, तो देखा गया हाँ कर सकता है। तो ये सर तो अब्दुल्ला और रानी वाली केस, तो ये यहाँ पे सुसंगत हो जाएगा। अब्दुल्ला वर्सेस रानी, हाँ अब्दुल्ला वर्सेस रानी सर ये वाली केस है, तो आप तो बताना जो भी इसमें देवेंद्र सिंह का भी केस रहेगा, इंद्राणी मुखर्जी का भी केस रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका सेक्शन 11। अब बात करेंगे सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 है वही नुकसानीवाद के लिए। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर कोई इशू हुआ है तो उसमें अगर ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना डैमेज दिया जाएगा, तो वहाँ पे कोर्ट के ऊपर पूरा छोड़ दिया गया कि कोर्ट वहाँ डिसाइड करेगी कितना दिया जाएगा। इसमें एक केस है कि उसमें क्या होता है बाढ़ आया होता है तो उसके खेत की फसल बर्बाद हुई होती है, तो वहाँ लोग नहीं मतलब डिसाइड कर पाते कितना इनको दिया जाए, तो कोर्ट देखती है कि उसके उपज कितना होगा, वहाँ उसकी पैदावार कितनी होगी और क्या हो सकता है उसके कारण। मतलब इसमें टोटल सेक्शन जो 12 है वो टोटल कोर्ट पे छोड़ दिया गया है कि वो डिटरमाइन करके बता दे कि कितना यहाँ पे नुकसानी दिया जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं सेक्शन 13 की। जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्न, हाँ, फैक्ट रिलेवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत होंगे। इसमें बहुत ही अच्छा से एग्जांपल हम बताएंगे। एक व्यक्ति क्या करता है, शादी करता है, और शादी में सबको पता है कि लड़की वाले को कुछ न कुछ पैसे दिया जाता है, ये हमारा कस्टम है, वैसे तो दहेज माना नहीं जाता लेकिन कस्टम है। तो क्या करते हैं कि वो जब शादी करता है तो लड़की के पिताजी से कहता है कि अपने बेटी के नाम इतना रुपए LIC कर दीजिए, हमें दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि कस्टम है दहेज, थोड़ा बहुत दहेज देना। लेकिन क्या होता है कि इस बीच उस पत्नी की मतलब उसकी शादी के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, और ये कई बार चीजें होती है। तो ये कस्टम था शादी करना, और वो जो LIC करवा उनके लड़की की नाम करवाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि हत्या हो जाती है, तो यहाँ पे मान लिया जाता है कि जबकि अधिकार या जरूरत प्रश्नगत है सुसंगत हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न था कि नहीं क्या कब सुसंगत हो जाएंगे, जब प्रश्नगत होंगे तब सुसंगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि वो शादी किया और LIC करवाया और लड़की की हत्या हो गई, तो यहाँ पे वो जो रकम लेने के लिए ही ऐसा कुछ किया, तो यहाँ पे मान लिया जाएगा, ठीक। ये राइट और कस्टम, चूंकि दहेज कस्टम है ना कि इसको लाभ नहीं मानती ना। इसका सेक्शन 13 इसमें देख लें। तो हाँ, प्रश्न है कि क्या करके ये इसमें बहुत सारे एग्जांपल है कि वो जो मतलब एक विशेष क्षेत्र पे वो क्या बोलते हैं कि मछली पकड़ते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे दादा बाबा पकड़ते चले आ रहे हैं, तो बोलते हैं कैसा हमारा रूढ़ है या हमारा राइट है। तो इसमें ये भी एक तरीके से कह दिया जाए कि प्रथा, तो रूढ़ मतलब वही होता है, कस्टम मतलब प्रथा ही होती है कि जो पहले से चली आ रही है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अब सेक्शन 14 ऐसे रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट की खोज कर रही है जहां पे न्यायालय इसका फैक्ट शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना। इसमें बहुत अच्छा केस है कि जैसे एक्ट भी आ जाएगा। हाँ, इसमें SC/ST एक्ट भी आएगा। और मूवी में देखते नहीं कि थानेदार एक वो सिंघम मूवी है, थाने में जाते हैं तो उनको अंदर को कुटाई की जाती है, बाहर निकलते हैं हाथ जोड़ते हुए, लेकिन उनकी शरीर की दशा बता रही होती है कि अच्छे खासे मारे गए। इस सेक्शन का यही है कि वो अगर ना बता पाए लेकिन उसके शरीर के मन की शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना या उसका मन बता देता है कि इनके साथ कौन सी घटना घटी हुई है, ठीक। इसमें ये हो गया, आपको समझ में आ गया सेक्शन 14 तक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शन 15। अकादमी क्या साथ से था इस प्रश्न सेक्शन 15 क्या है? फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। इसमें ये देखा जाता है कि जो कार्य हुआ है वो आकस्मिक था या फिर सासे किया गया है, अपने आप मतलब एकाएक हो गया या जानबूझ के किया गया है। इसमें यही पर्टिकुलर नॉलेज देखा जाता है कि इसमें उसको संज्ञान था कि नहीं था। और इसमें क्या होता है कि सेम इसमें जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेम सीरीज होता है। जैसे कि क्या होता है कि एक व्यक्ति क्या करता है, वो घर बनाता है और घर पे बीमा कराता है, और उसके घर क्या होता है कि आग लग जाती है, किराए पे लेता है और उसका आग लग जाती है, बार बार ऐसा उसके 2-3 मतलब हो गया।
तो ये यहाँ माना गया कि यहाँ पे उन्होंने सेम ट्रांजैक्शन किया, यहाँ पे बस ये बीमा की राशि लेने के लिए इनके घर में आग लग जाती है। इसमें एक छत्तीसगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जैसे सर ने बताया था आईपीसी सेक्शन 80 आएगी, ठीक है, तो इसमें आईपीसी सेक्शन 80 आती है। हाँ, वो आईपीसी का सेक्शन 80 आप एक्चुअली क्या है, ये तो एविडेंस दोनों तरीके से होगा ना, ये एविडेंस ये साक्ष्य दिया जा रहा है ना कि कोई ये दंड नहीं है। तो आप यहाँ पे बचाव भी ले सकते हैं। आकस्मिक पहला यही ना, आकस्मिक अगर कोई चीज एक्सीडेंटल हुआ है तो आप बचाव लेंगे, लेकिन अगर आपने कोई इंटेंशनली किया, सासे किया, तो आप बचाव नहीं ले पाएंगे ना। इसमें दोनों चीजें, एक्सीडेंटल भी है और इंटेंशनल भी है। इंटेंशनल की है तो आप बचाव नहीं लेंगे, अगर लेकिन एक्सीडेंटल है तो आप सेक्शन 80 एक्सीडेंटल की ही बात करता है, ठीक है। इसका एक जो क्वेश्चन बताया जाता है छत्तीसगढ़ ईपी में पूछा गया था, वो केस का नाम ही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, द ब्राइड इन बाथटब। क्या होता है, एक व्यक्ति क्या करता है कि वो शादी करता है और उसकी पत्नी बाथटब में डूब के मर जाती है। ये केस जाता है तो इसमें पता चलता है कि सेम, ये उसकी तीसरी पत्नी होती है जब मरती है, तब ये केस जाता है तो पता चलता है कि सेम घटना सेम तरीके से इसकी दो पत्नियां भी मर चुकी होती हैं। तो यहाँ पे जो बताता है, भाई हर कोई कहता हमने नहीं किया, बचाव लेता है कि वो बोलता नहीं ये एक्सीडेंटल था, वो बाथटब में डूब के ही मरी है। लेकिन पिछले दो घटनाएं प्रूव करती हैं कि नहीं, बाथटब में नहीं डूब के मरी, ये साहस्य किया गया है, जानबूझ के इंटेंशनली मारा गया है। तो ये सेम ट्रांजैक्शन दिखाना पड़ता, प्रूव करना पड़ता है कि पिछले जो ट्रांजैक्शन थे सेम इसी आधार पे थे, तब प्रूव होता है कि ये सेम ट्रांजैक्शन था। तो समझ में आ गया सेक्शन आपका 15। सेक्शन 16 बात करता है कारोबार के अंतर्गत में अस्तित्व कब सुसंगत है। एक्चुअली कारोबार जो भी चीजें होती हैं, किया गया जो कार्य है, हाँ एक कारोबार, जैसे कि आप कोई कारोबार, जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप कहते हैं कि आप उसे रसीद दीजिए। हाँ। अब क्या हुआ, आप छोटे से दुकान से खरीदिए तो आप वहां जाएंगे, उसे रसीद लिए, अब कोई डिफॉल्ट मतलब उसमें कोई डिफेक्ट आया तो आप जाएंगे रसीद दिखाएंगे कि इसमें ये चीज आपने मेंशन किया था, ये चीजें नहीं हुई, एक क्रम से जाएंगे। हाँ, तो वो चीजें आपको हो जाता है। जैसे कि इसमें दो इलस्ट्रेशन है, दोनों डाक से रिलेटेड है कि एक मतलब एक जैसे कि जहाँ डाक रख दिया था वहां से डाक कलेक्ट होकर चला जाता है। जब आप उस विशेष जगह पे डाक रख दिए और जहां से कलेक्ट होकर कलर डाक ले आता है तो ये मान लिया जाता है कि आपने वो डाक भेज दिया है। एक दूसरा इसमें इलस्ट्रेशन उसमें पूछा जाता है कि डाक तो आप मतलब पहुंचा कि नहीं पहुंचा। एक तो ये हमने बताया भेज दिया है, इलस्ट्रेशन ये फर्स्ट है। सेकंड है कि डाक पहुंचा या नहीं पहुंचा। जब आप कोई डाक करते हैं, अगर वो आपके पास डाक की जो आप डाक करते हैं तो आप अपना एड्रेस लिखते हैं। अगर उस जिस एड्रेस पे आप भेज रहे होते हैं नहीं जाता है तो जिस एड्रेस से आप भेजे होते हैं पुनः उस एड्रेस पे आ जाता है। अगर उस एड्रेस पे डाक वापस नहीं आया है तो ये मान लिया जाता है टाइम ड्यूरेशन के बाद कि वो डाक जहां आप भेजे थे वहां पहुंच गया। इसमें यही दो इलस्ट्रेशन है, ठीक। दूसरा इलस्ट्रेशन जो है वो वारंट वर्सेस वारंट का केस भी है, और पहला इलस्ट्रेशन वो जो है वो कलर द्वारा भेजा गया, तो वो भी किसी का केस है। तो आपका हो गया सेक्शन 16। सेक्शन 16 तक समझ में आ गया क्यों पाल जी? ठीक है, तो आप बता दीजिए 15। बस 15 वो कार्य आकस्मिक नहीं था कुछ नहीं। आकस्मिक में इन्होंने कुछ आईपीसी से रिलेट कर रहे थे। हाँ, वो आईपीसी का 80 था, उसमें मतलब कि आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल। सेक्शन आईपीसी 80 में क्या है? वही एक्सीडेंट मतलब कि मतलब गलती से। आपको इलस्ट्रेशन उसका पता है क्योंकि उसका इलस्ट्रेशन बहुत बारीक है। हाँ, किसका भी मतलब कि कोई व्यक्ति लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से, उसका फल किसी को लग जाता है। सेम इसका अपोजिट एक एग्जांपल है कि कुछ बच्चे खेल रहे थे और ऊपर जाकर वही काटने लगा और वो फल छटक के लड़के के लगी। अब वो आकस्मिक का बचाव ले पाएगा या नहीं? ले पाएगा। ये मेरा क्वेश्चन। ले पाल जी आप बताइए। बच्चे खेल रहे थे, वो वहां बच्चे जब खेल रहे थे उसके बाद हो गया तब नहीं ले पाएंगे, उसे उनको कहना चाहिए था हट जाइए या ये। हाँ, इसमें यही है कि बच्चे पहले से खेल रहे थे, उन्हें पता था वही ऊपर काट रहे हैं तो यहाँ पे वो बचाव नहीं कर रहे, वो पहले से काट रहे होते हैं, उसके बाद बच्चे आके ले तो वो बचाव ले पाएंगे। नहीं तो बच्चे खेल रहे थे फिर काटने लगे, वो कितनी भी सावधानी पूर्वक करें लेकिन वहाँ पे उन्हें बचाव नहीं मिलेगा। आप सेक्शन 14 बता सकते हैं? 14 भी है। हाँ, ये वो थानेदार द्वारा कुटाई जब होती है वही जो बताते हैं आप, वही है। जैसे कोई सिंघम मूवी आप अपने मन में याद कर लीजिए, सेक्शन 14 जो है वो सिंघम मूवी। तो आपकी देखिए जी जो मूवीज आप रिलेट करेंगे या कुछ ऐसे घटना जो आप जानते हैं तो वहाँ चीजें अच्छे से याद हो जाती हैं। जब किसी स्टोरी से रिलेट कर लेते हैं तो चीजें याद रहती हैं। मुझे ऐसे याद
सेक्शन 13 जब वो कुटाई करता था वो उसको ले जाके। सेक्शन 13 आप बता दीजिए। प्रथा रूढ़ी जो पहले से चली आ रही है। इसमें एक केस सर ने लिखवाया था जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कौन सा केस था? ये जो सेक्शन 13 है जावेद इसमें में क्या था केस, थोड़ा सा एक बार अगर आपको याद हो। 2002 का केस क्या था नहीं इस ये फैमिली मतलब पर्सनल लॉ। ये जो सेक्शन 13 विशेष रूप से है पर्सनल लॉ से, क्योंकि उसी में मैक्सिमम कस्टम्स देखे जाते हैं और वहाँ पे छूट भी दी जाती है। तो जैसे कि हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, जो भी पर्सनल लॉ है उससे रिलेट किया जाता है, ठीक है। उसी में मैक्सिमम कस्टम्स देखे जाते हैं। सेक्शन 12 हमने क्या बताया था? नुकसानी के बारे में कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कितना इनको दिया जाएगा, कितना इनको देना है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेक्शन 11 अन्यथा मन और नहीं अन्यथा सुसंगत वाला था। और इसमें सर बताए थे वो क्लियर सब्जी है वाला। इसमें क्लियर हाँ वे तथ्य अन्यथा सुसंगत तो है, तब कब सुसंगत है ये आपने मतलब षड्यंत्रकारी के बारे में बताया गया था कि वो गायब है काफी षड्यंत्रकारी के बारे में मैंने ये कहा मैंने ये मतलब इसमें अब्दुल्ला रानी वाला केस आपने अभी बताया 11 में। 11 इंद्राणी मुखर्जी देवेंद्र सिंह। रानी मुखर्जी वाला। हाँ, और जो हमने केस समझाया कि वो ऑफिस में वर्क करता है जाके फिर मर्डर कर देता है, ठीक है। सेक्शन 10 षड्यंत्रकारी दो व्यक्ति रहेंगे तभी सडन मिनिमम 2 व्यक्ति होने चाहिए। सेक्शन 9 मन या शरीर नहीं मन या शरीर वो जो तथ्य मर चुके होते हैं, तो कभी कभी होता है कि वो जो अभियुक्त होता है घटना स्थल पे खुद ही मतलब ऐसे कुछ तथ्य जो मिल जाते हैं तो पता चल जाता है। तो उसमें एक आ गया कि जो तथ्य खत्म हो चुके थे और वो पुनः किसी प्रकार से जीवित हो जाए, मतलब पता चल जाए, तो ये सेक्शन 9 उसी से है। सेक्शन 9 और इसी में सेक्शन 9 में ही परेड भी है, शिनाख्त है, जो लाश कभी कभी पटरी किनारे में होती है या फिर जन्म सूची किया था आगे आप देख लीजिए कि आपके ही घर के हैं, तो कुछ चीजें ऐसे पता चलती है जो बताते हैं, या आवाज का सैंपल मैच कराया जाता है। इसमें जितनी चीजें हैं ये सब आपका है सेक्शन 9 में, ठीक। अब सेक्शन 8 तैयारी सेक्शन 7 और 8 में कुछ एक डिफरेंस है बहुत माइन्यूट सा। किसी को हेतु 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 किसमें है? हेतु किसमें? हेतु 7 में और हेतु 8 में। प्रसंग हेतु परिणाम सेक्शन 6 6 में एक ही शब्द व्यवहार का सेम ट्रांजैक्शन रजिस्टर। सेक्शन 5 विवर्तक तत्वों का साक्ष्य कब दिया जाए तो 16 तक किसी को दिक्कत? हमको दिक्कत। सेक्शन 2 तो सबको पता होगा कि रिपील कर दिया गया है, पता है कि नहीं? दिक्कत है सेक्शन एक सेक्शन 1 में तो सारा टाइटल एक्सटेंड टू कमिटमेंट तक है, 2 हटा दिया गया है, 3 और 4 हमने बता ही दिया, ठीक है। ये 16 वाला साबित ना साबित। हाँ, इसका कोई एग्जांपल दिया हो? किसका किसका? 16 का कोई एग्जांपल अच्छा हो जिससे 16 का आप कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत? 16 का अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें इसके दोनों इलस्ट्रेशन ही पूछे गए, इस इलस्ट्रेशन में विशेष ध्यान दीजिएगा। इलस्ट्रेशन इसमें केस का कोई बहुत रोल नहीं है सर। हाँ, इसका जो सेक्शन 16 का इलस्ट्रेशन है दोनों पत्र वाला, एक में पत्र भेज दिया गया, इस पर रिलेटेड इलस्ट्रेशन है जो इसका फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, दूसरा इलस्ट्रेशन है पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा, ठीक है। ये दोनों इलस्ट्रेशन कई बार एग्जाम में पूछे गए। कभी कभी क्या होता है सेम इलस्ट्रेशन एज इट इज उठा के रख दिया जाता है, पूछ लिया जाता है किस सेक्शन से है किससे है, तो इलस्ट्रेशन विशेष रूप से वो आईपीसी में जो अभी हम बता रहे थे उसका भी इलस्ट्रेशन कई बार पूछा गया, 80 वाला वो कुल्हाड़ी वाला चोरी बहुत पूछता है इलस्ट्रेशन। इस बार बिहार जी में पूछा गया था। तो इसका कोई एग्जांपल सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल? सिंपल लैंग्वेज में बताया तो जैसे कि आप कोई खरीदारी करते हैं तो आप उस पर बहुत सारे लिखा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन। कभी कभी क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप तेल ले लीजिए, उसमें बोलते हैं कि कुछ दिन में आपका तेल इतना बड़ा हो जाएगा, बाल आप इतने बड़े हो जाएंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप जाइए फिर वो उसी कारोबार क्रम में कि ये ऐसे ऐसे था ऐसे नहीं हुआ, नहीं ठीक। अब आगे बढ़े, क्या तक समझ में आ गया ना? अब है सेक्शन 17 एडमिशन। सेक्शन 17 से 23 तक आपका एडमिशन है, इसको 31 के साथ पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो जो आपका एडमिशन है 21 तक है 17 to 23 रीड विद 31।
कोई दिक्कत है? नहीं पूछ रहे थे कंफ्यूजन। देखिए आपका 17 स्वीकृत की परिभाषा दिया गया है, 18 स्वीकृत कार्रवाइयों के पक्षकार उसके अपराधकर्ता द्वारा, 19 से उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनकी स्थितिवाद के पक्षकार को विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, 20 से स्वीकृतियों का उन्हें करने वाला व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना। ठीक है, 20 वाद के पक्षकारों द्वारा, ये 21 हमने बोला। और आपका 22 है दस्तावेजों के अंतर्गत के बारे में मौखिक स्वीकृतियां, और आपका 23 सिविल मामले में स्वीकृतियां। हमने बताया 17 से लेकर 23 तक आपका जो है वो आपका एडमिशन है। रीड विद 31। आपका 31 क्या है कि स्वीकृतियां निश्चय सबूत नहीं किंतु निबंधन कर सकती है। ठीक, 22 का अपवाद 60 भी तो है। हाँ, मतलब निबंध कर सकते हैं पूरे 50 का आचरण। तो आपका जो हमने कहा कि ये जो सेक्शन 17 है इसमें आपका एडमिशन को डिफाइन किया गया है। एडमिशन आपका सिविल एडमिशन होता है और क्रिमिनल में आपका कन्फेशन होता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये आपकी बताया गया अलग अलग। सेक्शन 18 आपका कहता है कि कौन कर सकता है स्वीकृतियां कार्रवाई के पक्षकार उसके अभिकर्ता द्वारा, मतलब कौन कर सकता है। इसमें आपको सबको पता होना चाहिए कि एक वादी होते हैं, एक प्रतिवादी होते हैं, दोनों तरफ एडवोकेट होंगे, दोनों तरफ एजेंट होंगे।